नहीं इमोशनल मतलब मैं जैसा इमोशनल होने लगा, मम्मी आई बोला क्या हो गया, मम्मी को लगा कुछ हुआ है कि क्या। हम्म। तो बोला मैं इंडिया सिलेक्ट हो गया, तो मम्मी भी इमोशनल हो गई। So today we have a very special guest जिनका नाम है कौस्तुभ पवार। ही इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेवर गिव अप एटीट्यूड। और यहाँ पे अगर उनकी करंटली अगर बात की जाए तो यहाँ पे वो ठाणे के अंदर एक एकेडमी चलाते हैं, कौस्तुभ पवार क्रिकेट एकेडमी, जो कि अभी बहुत ही बेहतरीन एकेडमी बन चुकी है और बनने वाली है आगे फ्यूचर में, क्योंकि एक क्रिकेटर ही जो मतलब इतने अच्छे कंसिस्टेंट परफॉर्मर है रणजी ट्रॉफी के, उसके साथ ही साथ इंडिया अंडर 23 भी खेल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वही एकेडमी चला रहे हैं वो। तो बिल्कुल भी आपको फायदा हो सकता है आगे, और बहुत जाके ये आगे जाके बहुत ही बेहतरीन एकेडमी बनने वाली है। तो बिल्कुल भी उनकी जर्नी जो है यहाँ पे जानेंगे इस एपिसोड में, तो वीडियो अंत तक देखते रहे दोस्तों, इसका आपको जरूर बेनिफिट रहेगा। तो हाय कौस्तुभ, हाउ आर यू? वेलकम, आई वेलकम यू टू माय शो। Oh, thanks for the introduction. I'm fine. How are you? यस, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। मतलब अभी तो क्वारंटाइन वगैरह ये सब चल रहा है, तो बिल्कुल भी आपकी जर्नी जानेंगे इस एपिसोड में। बट सबसे पहले तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी की अगर सिचुएशन की आप देखो तो बिल्कुल भी यहाँ पे पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। लोग बहुत ही मतलब परेशान है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल पे, या फिर मतलब आप देखो तो मेंटल लेवल पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है। लोग बाहर नहीं जा पा रहे काम से, या फिर घूमने नहीं जा पा रहे, कहीं ना कहीं घर के अंदर रहना पड़ रहा है। तो आपका क्या रूटीन है, और आप कैसे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर कैसे पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में डाल रहे हो? आपका क्या शेड्यूल है दिन का यहाँ पे? एक्चुअली ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है सबके लिए, कि हमें आदत होती है ग्राउंड में जाने की। तो हम्म। मैंने सोचा, नॉर्मली मेरा क्रिकेट एकेडमी थाने में है, तो मैं बोला कि ये टाइम में हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट की। या। तो उसमें हम मोस्टली टेक्निक टेक्निक पे वर्क करते हैं, स्किल्स पे वर्क करते हैं, फिटनेस पे वर्क करते हैं। हम्म। और बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स होते हैं कि हमें प्लान कैसे करना चाहिए मैचेस में। हम्म। तो ये हमें एक डिफरेंस, जो जो हम लोग आउटडोर में इतना नहीं कर सकते, वो इंडोर में हो रहा है। तो हम्म। वो एकेडमी में हमने स्टार्ट की, तो उधर थोड़ा टाइम जाने लगा। तो उसमें मेरी भी प्रैक्टिस होती रहती है, क्योंकि मैं अभी भी खेलता हूँ। और और बहुत सारे जो जो भी प्लेयर्स है, तो उन्हें जिम की आदत होती है, Yes. उन्हें आउटडोर ट्रेनिंग की आदत होती है। तो हम्म। घर में बहुत लोग ऐसे हैं कि उन्हें कर नहीं पाते, तो वो एग्जैक्टली। मेंटली खुद को स्ट्रांग करना चाहिए, खुद को मोटिवेट करना चाहिए कि चलो मुझे करना है। तो वो आप वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपकी बॉडी भी जैसे आउटडोर करते हो, घर पे आए तो कुछ करते नहीं। हम्म। तो वो जो मेहनत आपने की रहती है, वो तो उसका फायदा कुछ होता नहीं। तो वो एक रहते हैं। तो नॉर्मली मैं टाइम स्पेंड करता हूँ ये सब चीजों में, और तो बाकी चीज में नेटफ्लिक्स देखता हूँ, या फिर या। कुछ फुटबॉल मुझे अच्छा लगता है। हम्म। क्रिकेट रहेगा तो क्रिकेट देखता हूँ, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करता एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो आपकी जर्नी, यहाँ पे सीधा चलते हैं आपकी जर्नी की ओर। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि स्कूल के दौरान आप कैसे स्टूडेंट थे, पढ़ाकू या फिर बैक बेंचर? हूँ। नहीं नहीं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैं नॉर्मली पढ़ाई स्टार्टिंग के फर्स्ट टू थर्ड स्टैंडर्ड तक मैं टॉप रैंकर में ही था। ओके। कि बाद में फिर मैं जैसे क्रिकेट में मेरा बढ़ते गया, तो मेरा ध्यान थोड़ा सा क्रिकेट में ज्यादा गया। पर ऐसा नहीं था कि मुझे 50-60% मिलते थे, मुझे 70-80% मिलते ही थे वो टाइम। या। तो ऐसा नहीं था कि, और मैं ज्यादा पढ़ाई मोस्टली एकदम जब पास में आती थी तो वो टाइम में करता था, फोकस वो टाइम में ज्यादा होता था मेरा। क्लासेस में मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 10 तक मैंने क्लासेस नहीं लगा। 10 में सिर्फ इंग्लिश के लिए लगा, इंग्लिश और मैथ के लिए लगाई थी बस। मतलब मैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था मेरा। क्रिकेट भी बहुत जल्दी स्टार्ट किया था, मुझे टाइम नहीं मिलता था। और क्या, फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग नहीं थे कि क्लासेस भी लगाए। और फिर मैं, थाने में इतना अच्छा क्रिकेट नहीं था, तो मैं थाने से बैंड्रा 1.5 घंटा रोज ट्रैवल करता था। 1.5 घंटे आने में जाने में, वो 3 घंटा उसमें जाते थे। तो 6 स्टैंडर्ड में मैंने, मतलब ऑलमोस्ट अभी मैं 10-11 साल का रहूंगा। हम्म। वो टाइम में हम ट्रैवलिंग स्टार्ट किया। मम्मी मुझे छोड़ती थी बैंड्रा तक, वहाँ रुकती थी और वापस आते थे। फिर 7 में उधर, मतलब जो कोच थे सतीश सामंत, तो उन्हें मैं अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि उनका जो स्कूल में वो क्रिकेट सिखाते, तो वहां पे आप एडमिशन ले लो। तो तो वहां मतलब पे सिक्स स्कूल, सिक्स स्टैंडर्ड में आपने पहली मतलब एकेडमी लगाई थी, कोचिंग, या फिर? MIG क्रिकेट एकेडमी रहता है, तो वहां का सिलेक्शन होता है। ओके। सिलेक्ट हुआ था मैं। एक्चुअली अंडर 14 का सिलेक्शन था, अंडर 12 के बच्चे बहुत सारे आए थे, तो लोग मैं अंडर 12 का एक चिल्ड्रन बैच बना है। हम्म।
तो 7th स्टैंडर्ड में मैंने वहाँ पे IS न्यू इंग्लिश स्कूल करके है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। और वो स्कूल सपोर्ट करती है, तो वो हमें 2-3 लेक्चर पहले छोड़ देती थी प्रैक्टिस के लिए, तो वो मेरे लिए फायदा होता क्योंकि मेरा टाइम भी बचता था कि स्कूल भी वहाँ पे, प्रैक्टिस भी वहाँ पे, ना कि जो पहले मेरा इधर स्कूल था फिर वापस बैंड्रा जाओ वापस आओ, तो उसमें मेरा टाइम बहुत जाता था। तो वहाँ पे मेरा तो टाइम मैनेजमेंट देखा कि क्या बचता है, ऊपर से वो टॉप 5 स्कूल में आती थी क्रिकेट में, तो वहाँ पे मैं अच्छा खेलते गया। फिर 10th होने के बाद में मैं मुंबई के लिए अंडर 15 भी खेला था। मुंबई के लिए अंडर 15 टॉप स्कोरर था अंडर 15 में। ए डिवीजन में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि MIG क्रिकेट अकेडमी ए डिवीजन में बहुत टॉप क्लास टीम थे, हमेशा ट्रॉफी जीतते थे। पर जो लास्ट टूर्नामेंट रहता है उसमें बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, तो हॉलीडेज पे रहेंगे, कोई इंजर्ड रहेगा, तो मैं परफॉर्मेंस करा तो मुझे चांस मिला था, और वो उसका मैंने फायदा लिया। उसमें 2 मैच में मैंने 68 और 86, वो भी ओपन एज ग्रुप में, 15 साल के एज ग्रुप में किया। तो तभी वो मेरा पोटेंशियल का पता चला कि ये लड़के में है कुछ जो ओपन एज ग्रुप में करा। फिर मैंने अंडर 17 मुंबई खेले, हम लोग चैंपियन हुए फाइनल में। बाद में 19 मेरा टर्निंग पॉइंट 19 था क्योंकि वो साल मैंने बहुत रन किए थे। इंडिया अंडर 19 का चांस जस्ट मिस हुआ था मेरा वो टाइम में। फर्स्ट सीजन में, सेकंड सीजन में मैं इंडिया में शायद सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था। यस, आई थिंक एवरीबॉडी नो दैट, क्योंकि जिस लेवल पे आप खेलते हो और बहुत आप बेहतरीन आपने खेला है। और यही मैं पूछना चाहता हूँ आगे भी आपसे कि मतलब आपकी आगे की जर्नी कैसी रही। बट सबसे पहले एक डाउट बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे खासकर बच्चे पूछते हैं यहाँ पे कि पढ़ाई और क्रिकेट कैसे मैनेज करें, तो उनके लिए कुछ अगर आप एडवाइस दे सको तो, क्योंकि बहुत बेहतर, बहुत ये इंपॉर्टेंट होता है कि पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलना शुरुआत के दिनों में, तो क्या एडवाइस रहेगी आपकी उनके लिए? देखिए, पढ़ाई जरूरी क्यों है, मैं नॉर्मली पढ़ाई में जो हमें सिखाते हैं वो आगे इतना यूज नहीं होता है, वो अलग चीज रहती है, पर आपका दिमाग काम करता है। जब भी आप पढ़ाई करते हो आपका दिमाग काम करता है, और आपको ग्रेजुएशन करना कंपलसरी अभी के सिनेरियो में, क्योंकि क्रिकेट आप एक एज तक खेलोगे, आपको पता नहीं आप कितना लेवल तक खेलोगे, आप खेलोगे। हाँ, तो आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी मैं टाटा कैपिटल में जॉब है मेरा, मैं टाटा के लिए खेलता हूँ। तो अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो टाटा में जॉब मिलता ही नहीं। अगर आप इंडिया भी खेल लो तो लोग इतना सोचेंगे नहीं, टाटा में ऐसा है, गवर्नमेंट जॉब है, वहां पे आपको मिल जाएगा, एक बार इंडिया खेलो। पर इंडिया खेलना भी इतना ईजी नहीं है, तो इसलिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और आपका जॉब रहेगा तो आपको एक थोड़ा सिक्योरिटी मिलती है फाइनेंशियली। तो क्रिकेट में कैसे, अगर आप ऊपर का लेवल खेलोगे तो आपको तभी पैसे मिलेंगे, अगर नहीं खेलोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वो एक ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत लोग मुझे भी पूछते हैं, सर मैंने क्रिकेट पढ़ाई छोड़ दिया क्रिकेट के लिए। मैं पहले चीज बोलता हूँ, भाई ये करना नहीं, क्योंकि चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, फिर मतलब मेंटली भी आपके ऊपर का प्रेशर बढ़ेगा। तो फिर ज्यादा जब प्रेशर बढ़ता है मतलब मेंटली, तो बिल्कुल भी आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल भी यहाँ आप अगर प्रेशर नहीं है तो बिल्कुल भी आप आगे अच्छे से बढ़ पाओगे। तो यही आप अच्छे एक एडवाइस दे रहे हो। आपको पता नहीं, कभी आपको बड़ी इंजरी हो सकती है, तो आपको पता नहीं आप कितना क्रिकेट। जैसे मेरा हुआ था, मैं 3 साल कंटिन्यूस खेला था, 4th सीजन में मैं टीम में था, पर मुझे शोल्डर इंजरी थी, मुझे टेयर हुआ था, 50% टेयर था मेरा लेवल पे। तो मुझे सिलेक्टर बोले मुझे वो टाइम में कि हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो मैं टीम में था, फिर निकाल दिया मुझे पहले मैच में। और मुंबई वो टाइम में जम्मू कश्मीर के साथ हारी थी। मतलब वो एक आप बोल सकते कि बहुत बड़ा झटका था कि जम्मू कश्मीर जैसे टीम से मुंबई रणजी ट्रॉफी में आ रही थी। पर वनडे T20 में एक बार समझ भी सकते हैं, पर रणजी ट्रॉफी जहाँ पे हम लोग इतने साल चैंपियंस थे वहां पे आ रहे थे। तो एक बहुत सारे ओपनर चेंज हुए थे वो साल, 4-5 ओपनर चेंज हुए। मुझे लगा कि अभी लेंगे मुझे, क्योंकि वैसे भी मैं स्लीप और स्लीप पॉइंट शॉट में खड़ा रहता हूँ मोस्टली। तो मैं थ्रो कर नहीं पा रहा था, इसलिए उन्होंने लिया नहीं। तो मैं लास्ट में जनवरी में वो देखा कि मुझे ले रहे नहीं है, तो मैं सर्जरी कर लेता हूँ, कितना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, नेक्स्ट सीजन के लिए रेडी। तो मेरा डॉक्टर भी बोले कि ये बड़ा टेयर है, 50% ऊपर से था और नीचे भी एक हल्का था। बोले अगर नीचे का भी थोड़ा कर दिया, सर्जरी का वो टाका लगा दिया, तो आप 1.5 साल खेल नहीं पाओगे। तो फिर उसने रब किया थोड़ा सा, और ये 50% टेयर था, वो सक्सेसफुल था पूरा। तो फिर मैंने 2 सीजन मेरे गैप हो गए, वो सीजन तो गया वो सर्जरी का। बाद में नेक्स्ट सीजन भी मैं जस्ट
स्टैंड बाय में था, सिलेक्ट नहीं हो पाया वो सब, मतलब मेरे और दूसरे में कंपटीशन था तो उसको ले लिया। नेक्स्ट सीजन मैंने वापस कम बैक किया, न्यूजीलैंड के साथ मैच का चांस मिला था, तो वो मैच में मैंने 100 मारे न्यूजीलैंड के सामने, तो मुझे कम बैक का चांस मिला, और अनफॉर्चुनेटली मैं इतना रन नहीं कर पाया उस सीजन में। दो अच्छे इनिंग्स थे मेरे खराब पिच में। मोस्टली मेरा, अगर आप स्कोर देखोगे तो जहाँ पे कोई रन नहीं करता वो टाइम में मैंने किए थे। Exactly. तो वो एक प्लस पॉइंट है मेरा, पर जहाँ पे बैटिंग विकेट रहेगी तो थोड़ा मैं स्ट्रगल कर रहा था, वो पता नहीं मुझे क्यों, पर स्ट्रगल कर रहा था। अगर वो खेलता तो मैं और ऊपर का लेवल खेल सकता था। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं मतलब हम सोच नहीं, इसके बारे में सोचते नहीं है, बट कभी ना कभी थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा हो जाता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो क्यों हमारे साथ हो रहा है ये। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द प्रोसेस, जैसे कि मतलब आप बता रहे हो कि मतलब एक चांस मिस हुआ तो क्या हुआ, बट उस टाइम बुरा लगता है, बट आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन प्रोसेस रादर देन टू फोकस ऑन रिजल्ट्स। तो एग्जैक्टली वही आप कह रहे हैं। Right. सो यहाँ पे आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब इनिशियल डेज में जब आप क्रिकेट लगा रहे थे और पढ़ाई भी साथ साथ मैनेज कर रहे थे, तो पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट था आपको? क्योंकि हम देखते हैं कि अभी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब पढ़ाई पे फोकस ज्यादा रखते हैं, और बहुत सारे उनके तरफ से वो सही भी है, बट कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब वो एक्चुअली वो मैनेज कर सकते हैं दोनों, बट कहीं ना कहीं घर वालों के डर से या फिर घर वालों का जब सपोर्ट नहीं रहता, तो उसके वजह से वो क्रिकेट एकेडमी कभी लगा ही नहीं पाते। तो मतलब आपको कैसा सपोर्ट था पेरेंट्स का इनिशियल डेज में? एक्चुअली मुझे बहुत सपोर्ट था। मेरे डैड को कपिल देव का बहुत क्रेज था, मतलब बहुत बड़े फैन थे उनके, तो उनको भी मैं एज ऑलराउंडर ही था मैं। पर रणजी ट्रॉफी लेवल में मैं, क्योंकि मैं मुंबई के लिए भी नॉर्मल ओपनिंग या फर्स्ट इनिंग बॉलिंग डालता था मीडियम पे और एज ग्रुप्स में, और रणजी में मतलब कि कभी पार्ट टाइम बॉलर यूज करते हुए से मैंने 6 विकेट भी निकाले थे उसके ऊपर। तो मतलब जब भी किसी को विकेट नहीं मिल रहा था थी, पर एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप ऊपर के लेवल खेलते जाते हो तो वो लेवल पे कैसा होता है, आपको पेस, फास्ट बॉलर हो तो आपको पेस रहना जरूरी है। मैं स्विंग बॉलर था जैसे भुवनेश्वर कुमार, पर उन्होंने ग्रेजुअली वो स्पीड बढ़ाते गए, और मेरा मेन फोकस था बैटिंग। मैं ओपनिंग बैट्समैन था रणजी ट्रॉफी में, कैसे आप बॉलिंग डाल के ओपनिंग बैटिंग में तो डिफिकल्ट हो जाएगी, आप ऑलरेडी थके हुए रहे। तो मैंने फोकस मैंने बैटिंग में किया, बॉलिंग में इतना मैं थोड़ा और तेज डाल सकता था पर मैंने नहीं डाला, क्योंकि मेरे को अभिषेक नायर था, ऑलरेडी वो 6 बॉलर था अभिषेक नायर, ऑलरेडी 5 बॉलर अलग खेलते थे, 2 स्पिनर और 5 बॉलर। तो मुझे हार्डली अनलेस एंड अनटिल 400 पे 4, 300 पे 3 ऐसा कुछ रहेगा तो बीच में देते थे, मैं डालता था। और सपोर्ट तो बहुत था। मुझे पापा हमेशा बॉल डालते थे बचपन में, और मम्मी भी, आपको बोला कि मुझे मम्मी बैंड्रा तक छोड़ने आती थी। तो और पापा तो मुझे आई थिंक अंडर 17 तक मेरे ऑलमोस्ट 90% मैच तो देखने आए थे, हर एक मैच देखने आते थे। तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है आपको। और यही चीज जरूरी भी होती है कि अगर मतलब आपने अगर अपने बच्चों को अगर सपोर्ट किया, थोड़ा सा उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिखा दिया, तो कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा सा वो मोटिवेट होता है आगे बढ़ने में। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ के वहां पे क्रिकेट में फोकस करेंगे। अगर आप अच्छे से गाइडेंस देते हो उनको, अच्छे से उनको ट्रेन करते हो कि मतलब पढ़ाई का इंपॉर्टेंस उनको बताते हो, तो कहीं ना कहीं वो दोनों मैनेज कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? देखिए, एक्चुअली मेंटेलिटी के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स स्पोर्ट्स का उन्हें कुछ आइडिया नहीं रहता है, जैसे मेरे डैड को भी नहीं था कि कैसा रहता है। उनको सिर्फ कैसा कि खेलो, हमें वो आगे का क्या सोचा नहीं था उनको। हमें प्रोसीजर भी मालूम, जो जिनके पेरेंट्स कुछ खेले नहीं रहते उनको प्रोसीजर भी पता नहीं था कैसा आएगा। तो उन्होंने सिर्फ क्या कि खेल, तू अच्छा खेल, बस। उन्होंने बहुत मेहनत की, मम्मी पापा दोनों ने मेहनत की। तो मुझे सिर्फ, अभी मेरे एकेडमी में इतने बच्चे आते हैं, बहुत लोग तो चुप चुप के आते हैं कि उनके माम को मालूम नहीं पड़े, कोई रहता है फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिलता है, तो वो लोग दोस्त से लेंगे या फिर मेरे से बोले कंसेशन दे दो। वो सब बहुत सारी चीजें होती रहती है, पर क्या होता है पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला तो मेंटली आप थोड़े से वीक हो जाते हो थोड़े से। इतने हाँ, मेंटली मतलब यू आर नॉट एज स्ट्रांग, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट ओनली। कि अभी कोई भी सपोर्ट के लिए नहीं, मेरे पास पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं है ऐसे। नहीं, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपका फोकस उसमें चाहिए, तो इनका कैसे बैकग्राउंड में वो भी रहता है। अगर प्रैक्टिस मैच से अगर आपको समझो 300 रुपया भरना मैच, तो वो मैच के बारे में, अरे 300 घर से नहीं मिलेगा मुझे, माँ बोलेंगे क्रिकेट छोड़ दे, तो बहुत सारी चीजें रहती है। तो
Exactly. वो कहीं ना कहीं लैग करते रहता है, आपके माइंड में चलते रहता है। बहुत कम प्लेयर्स रहते हैं जो पेरेंट्स के विदाउट सपोर्ट कुछ खेले हुए, बहुत कम प्लेयर्स रहते हैं। उनको कोच का Exactly. सपोर्ट अगर रहेगा, कोच का सपोर्ट रहेगा या फिर कोई दूसरा फैमिली मेंबर कोई रहेगा, हम्म, उनका सपोर्ट रहेगा, जैसे भाई रहता है किसी का अंकल हम्म, रहता है, तो किसी का दोस्त एकदम खास दोस्त रहता है, वो लोग exactly. कुछ हेल्प के तो वो बन सकते हैं। और एक यहाँ पे सवाल आता है, इसी रिलेटेड है कि मतलब बहुत सारे, मैंने अभी पेरेंट्स की बात की है मेरे, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंटरव्यूज लेके भी लिखा है, तो वहां पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे कि मतलब घर वाले मना कर रहे हैं और प्राइमरी रीजन ये रहता है उनका कि क्रिकेट में बहुत पॉलिटिक्स है, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या मतलब इसका रहेगा, क्या आप इसके ऊपर ओपिनियन देंगे, क्या आपके इसके ऊपर राय रहेगी? क्योंकि मेरे हिसाब से इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन द स्पोर्ट्स, कि मतलब अगर आपका नहीं भी होगा आगे, कि ऐसा नहीं देखना चाहिए कि मतलब करियर ही बन पाएगा, बट ऐसा देखना चाहिए कि क्रिकेट के और बेनिफिट्स क्या है क्रिकेट में। जैसे कि मतलब आप क्रिकेट अगर लगाते हो तो बहुत सारी चीजें सिखाती है, मतलब क्रिकेट ये जो गेम है, इससे कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है, अपना फोकस बहुत बढ़ता है, टीममेट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करके आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी की भी आपके अंदर बिल्ड होती है। तो क्या ओपिनियन है इसके ऊपर आपकी? एक्चुअली देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, मुझे मेरे कोच ने कहा था कि स्पोर्ट्स जो खेलते हैं हम्म। दे आर नॉट नॉर्मल पर्सन, यस। बिकॉज आप बहुत सारे फेलियर से गुजर गए हो, हर एक हम्म। चीज में फेलियर आते हैं। अगर आप एग्जाम देते हो, जो आप स्कूल में जाते हो एग्जाम में आते हो, आप कितने बार फेल होते हो? जब हम्म। बहुत हार्डली कभी फेल हो, तभी हाँ। बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे रहे तो वो कभी फेल भी नहीं होते। हम्म। और ये स्पोर्ट्स ऐसे है, आप हर एक बार फेल हो, आप आउट हो गए मतलब फेल हो गए, विकेट नहीं निकला तो फेल हो, कैच छोड़े तो फेल हो गए, या हर एक चीज में आपको फेलियर है। यहाँ पे आप मेंटली स्ट्रांग बन गए। एग्जैक्टली। तो ये ऐसी चीज है, आप नॉर्मली ऐसे सिर्फ क्रिकेट नहीं होते, इसमें आप इंडिविजुअल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आती है कि आपको मैच जिताना कैसे, हम एग्जैक्टली। एज अ टीम वर्क, मतलब बैटिंग करे तो पार्टनरशिप कैसे, बॉलिंग करे तो पार्टनरशिप कैसे करे, हम्म। फील्डर रहेंगे तो बॉलर को सपोर्ट कैसे करे, एज अ टीम यूनिटी कैसे लाए, बॉन्डिंग कैसे, क्योंकि हर एक आदमी डिफरेंट रहता है, कोई गुस्से रहता है, कोई शांत रहता है, कोई एकदम मजाकिया रहता है, बहुत हम्म। अलग अलग कैरेक्टर आपको मिलेंगे टीम में। पर एज अ टीम यूनिटी, क्योंकि हम भी खेलते थे, बोला ये लड़का कैसा है यार, कौन मस्ती करता है, ये गाली देता है। और जब हम मुंबई की टीम हम खेलते थे, हम लोग एज अ यूनिट, तो तू तू कैसा भी रहने दे, जब ग्राउंड पे हम लोग टीम है, तो हम्म। एज अ टीम हम बहुत सारे मैचेस जीतते थे। क्योंकि मैंने मेरे लाइफ करियर में मैंने बहुत सारे ट्रॉफीज, हम लोग मुंबई के लिए अंडर 17, 19, 22, 23, 25 और रणजी ट्रॉफी, मैंने ये ट्रॉफी जीते मुंबई के लिए। हम्म। और इवन इंडिया खेले तभी अंडर 23 हम लोग चैंपियन हुए थे। मतलब ऐसे बहुत सारे, और क्लब वो लोकल डिवीजन क्लब में भी ऑलमोस्ट सब ट्रॉफी जीते। या। हम्म। तो ये रहता है कि आपको, अगर आपको आदत हो जाती है एक बार चैंपियनशिप होने की, हम्म। तो वो आपको आदत, आपको मालूम रहता है कि चैंपियन होने के लिए क्या लगता है। एग्जैक्टली। जैसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ना, कुछ सब्जी बनाना है या कुछ भी खाना बनाना है, इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, तो आपको पता रहता है कि चैंपियन होने के लिए क्या चीज लगती है। तो एग्जैक्टली। मुंबई 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 इज नोन फॉर खड़ूस एटीट्यूड बोलते हैं, कि हम लोग लास्ट तक हार नहीं मान रहे, हम्म। लास्ट तक हम लोग फाइट करें। तो वो हमारा मुंबई का कल्चर ही वैसा है एक्चुअली। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स तो मतलब हर एक फील्ड में रहता है, बट लोग स्पेशली इसमें ही और टारगेट करते हैं कि मतलब क्रिकेट में ज्यादा पॉलिटिक्स होता है, स्पोर्ट्स में ज्यादा पॉलिटिक्स होता है। अगर आप किसी भी जॉब में देखो तो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिक्स दिखता ही है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ क्रिकेट को टारगेट करने की जरूरत है मेरे हिसाब से यहाँ पे। तो नहीं, यही एक ऐसा थोड़ी सी। देखो, हर एक हर एक चीज में पॉलिटिक्स रहती है, आप देखोगे हर एक चीज में पॉलिटिक्स। मेरा बैकग्राउंड में कुछ क्रिकेट का कुछ संबंध ही नहीं, तो भी मैं इतना लेवल खेल लिया। तो मुंबई के एग्जैक्टली। लिए, मैं जब मुंबई के लिए खेला, मैं ऑलमोस्ट, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं था क्या क्या होता है, क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेल, मैं सिर्फ खेल रहा था। आप परफॉर्मेंस करते जाओ करते जाओ, पूरा दिन मैंने वो कैप निकाला नहीं था। वो जब डेब्यू किया था मैंने, कैप पूरा दिन वैसे ही रखा था तब, और सिर्फ बैटिंग करने के टाइम हेलमेट डाला था, बाकी के टाइम पूरा, अगर बाहर भी रहूंगा पूरा दिन, रूम में भी रहूँ, कैप छोड़ा नहीं था, क्योंकि एक प्राउड फील रहता है। एग्जैक्टली। बाद में इंडिया भी खेला। पर ये पॉलिटिक्स लोग बोलते हैं, वो कोई कोई चीज में होती है, पर आप अगर परफॉर्मेंस बहुत करोगे हम्म। तो आपको उनको लेना ही पड़ता है। आप कितना भी अगर आप मतलब थोड़ा परफॉर्मेंस करोगे तो एग्जैक्टली। उनको एक चांस मिलता है दूसरे को लेने के लिए। तो अगर आप इतना परफॉर्मेंस करके आप वहाँ के टॉप प्लेयर बन जाओ,
एग्जैक्टली, उसको लेना ही कंसिस्टेंसी पड़ता है। बीट्स पॉलिटिक्स आई थिंक। कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा, कितना भी कोई अगेंस्ट रहे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये बहुत ही अच्छी एडवाइस है, क्योंकि मतलब लोग इसका मतलब कुछ ना कुछ यही एक टारगेट करके बच्चों को लगाने नहीं दे रहे। और मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उनकी सोच भी सही है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मतलब उनकी सोच गलत है, बट कहीं ना कहीं क्रिकेट को पहले स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट्स देखो, फिर मतलब करियर कैसा होगा क्या होगा इस लड़के का, ऐसा बाद में सोचो। सिर्फ अगर 2 साल या फिर मतलब 5 साल की उम्र है उस लड़के की, तो उसको क्या मालूम कि आगे क्या करना है उसको, एटलीस्ट उसके एज अ हॉबी के लिए उसको वो परस्यू करने दो, मेरे हिसाब से ऐसे मुझे लगता है। तो वही आप बोल रहे हैं कि मतलब। नॉर्मली कैसे एज एज का कैसा रहता है कि जो बच्चा रहता है, माँ बाप बहुत कुछ सोचते हैं या कि करियर के बारे में। 3-4 साल में करियर के बारे में सोचना नहीं चाहिए, उसको एंजॉय करने दो। धीरे धीरे जो भी टेक्निक रहेगा हम धीरे धीरे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उसको प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि तुझे इंडिया खेलना है। एग्जैक्टली। तो धीरे एज के हिसाब से वो आता है। पहले हम्म उसको परफॉर्म करने, एंजॉय करने दो उसको। मैं भी वैसे था, मुझे कुछ पता नहीं क्या रहता है, तो प्लेयर कैसा नहीं है, मैंने एग्जैक्टली। कुछ सोचा नहीं था कि खेलते था एकदम। और मुझे पसंद नहीं था कि मैं आउट हूँ। हम्म मुझे पहले से ही था कि मैं बैटिंग गया तो मैं नॉट आउट ही रहूंगा। तो मेरे में वो डेवलप होते गया, इसलिए वो खड़ूस अप्रोच मेरा। या 10 साल बैटिंग भी, 10 घंटा मैंने बैटिंग की थी अंडर 19 में, अगेंस्ट कर्नाटक का। एग्जैक्टली, तो तो बहुत वो चीज ये जरूरी होती है कि हैबिट मतलब अच्छे से। खड़ूस रहना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली टेस्ट मैचेस जब भी रहते हैं, रणजी ट्रॉफी जो आपने खेले होंगे, तो फॉर्मेट के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है। तो मतलब यहाँ पे मैं बताना मतलब पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका जो फॉर्मेट है वाइज आपको चेंज करना पड़ता है आपकी बैटिंग स्टाइल। अगर T20 फॉर्मेट हो तो कहीं ना कहीं 25 बॉलों में 50 रन बनाने पड़ते हैं, और वही अगर टेस्ट मैच हो तो 50 बॉलों में 1 रन भी बनाने तब भी बेहतरीन होगा आपके लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कोचेस का रोल मायने रखता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है कोचेस का आपके करियर में? और इस मतलब जो फॉर्मेट जब चेंज रहते हैं चेंज होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कोचेस का फायदा होता है आपको, या फिर कैसे आप यहाँ पे चेंज करते हो? कोचेस जैसे डिपेंड रहता है आप कौन सा लेवल खेल रहे हो। अगर आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो या इंडिया खेल रहे हो, वहां पे मोस्टली मैन मैनेजमेंट होता है। आपको एग्जैक्टली। बेसिकली वो लोग सिखाते नहीं कि ऐसा खेलना वैसा खेलना। आप अगर वो लेवल में पहुंचे तो आप ऑलरेडी अच्छे हो। तो वो एग्जैक्टली। लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो लेवल में सिर्फ स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं। अगर हम्म आप नीचे के लेवल में खेलते तो वो लोग वर्क करते हैं, क्योंकि बहुत सारे, अगर आप रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हो, अगर हम्म मैं अगर मैं बैट्समैन हूँ, मेरा हम्म कवर ड्राइव बहुत अच्छा है, हम्म ठीक है, पर मेरा मेरा ये पैडल स्वीप अच्छा नहीं है, या हम्म फिर रैम शॉट अच्छा नहीं है, तो मैं उस पे वर्क करूंगा। T20 खेलना है तो मुझे ये सब चीजें खेलना जरूरी है। आजकल के T20 में तो आपने देखा है कि सब और शॉट्स मतलब खेलते हैं। अभी जो इवन रोहित शॉट्स शर्मा आए भी हैं, वो भी ट्राई करने की आजकल। अभी जो शॉट्स आए तो मतलब ऋषभ पंत अब देखो कि कहीं से कहाँ पे बॉल भेज देते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता। तो एडवांस बहुत ही हो चुका है अभी का क्रिकेट, तो कहीं ना कहीं वो जो शॉट्स है वो आपको सीखने ही पड़ेंगे, जैसे कि आप बता रहे हो। हाँ, मैं कोचेस को भी यही बोलूंगा कि नॉर्मली मैं जब खेलता था वो टाइम में हमको आधा शॉट मारने नहीं बोलते थे। स्वीप स्वीप नहीं मारना है, फुल शॉट नहीं मारना है, एग्जैक्टली। आधा शॉट मारना ही नहीं है। मुंबई में सीधा अंपायर आउट देते थे पहले। तो बिगेस्ट रीजन अंपायर्स भी थे कि अगर गलत शॉट मारोगे तो आप आउट देते, फिर कोच भी बोलते कि आधा शॉट मत मारो। अरे तो बाप रे। वो जब वो लड़का जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। तो वो आधा शॉट मारता ही नहीं है, वो एग्जैक्टली। डेवलप करने को टाइम जाता है। पर वो बचपन से थोड़ा शॉर्ट सब शॉट्स खेलने लगेगा, तो वो इजीली डेवलप हो जाता है, उसको सब शॉट्स आते हैं। फिर बाद में क्या परफॉर्मेंस कैसे करना है। अगर मुझे स्वीप शॉट पहले इतना नहीं आता था, तो मुझे वो वर्क करना पड़ा। तो मैं पहले डरता था, स्वीप शॉट इतना इजी नहीं है, वो बॉल ऐसा आता है आपको, आप नीचे बैठते हो तो छाती पे लग सकता है, टॉप पे लग के मुंह पे लग सकता है। तो वो फियर भी रहता है। मुझे एक बार बॉल भी लगा था अंडर 12 के टाइम में शायद, तो वो बॉल लगा तो फियर भी था, तो हेलमेट नहीं डाला था प्रैक्टिस में, इसी हीरो बनने का काम रहता है कि उसको प्रॉपर गियर दे, हेलमेट गार्ड पैड सब डाल के प्रैक्टिस हो, तो फियर भी निकले। ये क्रिकेट आपको लगता है कि इतना दिखता है उतना इजी नहीं है, फियर रहता है। फास्ट बॉलर तेज एग्जैक्टली। डालता रहेगा, फियर रहता है। तो एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा एक नर्वसनेस रहता है क्योंकि मतलब अभी कितना पेस होगा इसका, या फिर कैसे स्पिन होगा, अगर स्पिनर हो तो कैसे स्पिन होगा, कहाँ पे स्पिन होगा। तो फिर वो थोड़ा सा नर्वसनेस थोड़ा सा रहता ही है। और एज अ ओपनर आपको ज्यादा रहता है, क्योंकि पता नहीं रहता है कि कौन सा बॉलर कैसे बॉल डाल रहा है। राइट। मैंने एक बार अजिंक्य रहाणे, हम लोग जब रणजी ट्रॉफी खेला था वो टाइम, उस टाइम बोला था कि जब टीम टीम खेल रहा था इंग्लैंड के लिए, हम्म तो 145 ऑलमोस्ट वो स्पीड से डालता था, और हाइट भी उसका बड़ा था।
हाँ तो अजिंक्य रहाणे तो बोल रहा था यार बहुत तेज डालता है वो बंदा है, हाँ बोल रहे थे। और कैसा ये जो लेवल में खेलते, मुझे पता है उनको पता है कि सब लोग को लगता है कि ये बहुत तेज, सब लोग का अंदर में फियर थोड़ा रहता है थोड़ा ही रहता है। ये तेज डालता है। आप गए मैच खेलने गए तो एक वॉर जैसा रहता है, आप वहां से पीछे नहीं आ सकते। तो एग्जैक्टली। आपको खेलना है, आपको उसको टैकल करना है और आपको उसको डोमिनेट करना है। तो वो लोग सीखते हैं, वो लेवल में जाके ये प्रैक्टिस करके वो हो जाता है इजीली। किसी को नहीं, अभी कोई भी लड़का जाएगा उधर आर्चर को खेलने बोलेंगे तो नहीं खेल पाएगा, उसको बॉल दिखेगा ही नहीं कि इतना तेज एग्जैक्टली। रहता है। प्रैक्टिस कर करके वो आदत हो जाती डेफिनेटली डेफिनेटली। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मतलब मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि मतलब पहले से थोड़ा आपका एकेडमी लगाई, फिर बाद में अंडर 14 अंडर 16, या फिर उसके बाद में आपका मुंबई की टीम के अंदर सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में इंडिया अंडर 23 भी आप खेले। तो इस जर्नी के बारे में अगर आप शॉर्ट में कुछ बताओ कि कैसी रही ओवरऑल जर्नी, तो क्या बताओगे आप? कैसे आपको आगे चांस मिलता गया, और इंडिया अंडर 23 की फीलिंग कैसी थी जब इंडिया है। अंडर 23 में आप सिलेक्ट हो गए अप्स थे? एंड डाउन, देखिए अप्स एंड डाउन तो रहती है। मैंने अंडर 15 में से बोला आपको हाईएस्ट स्कोर था, तो मैंने 100 नहीं मारे थे उस साल। हम्म। हमने पूरे मुंबई टीम में किसी ने भी 100 नहीं मारे थे। हम लोग सेमीफाइनल हारे थे उस साल पंजाब के आगे 17 में। तब भी अंडर 17 में थोड़ा स्ट्रगल किया था मैंने। हम्म। अंडर 17 में सेकेंड ईयर में फर्स्ट सीजन में टीम में नहीं, तो सेकेंड सीजन में वाइस कैप्टन था और एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर था, ओ। बैटिंग ऑलराउंडर नहीं था। तो मैं इतना अच्छा परफॉर्म, फाइनल में मैंने 75 दिए थे। हम्म। पर मैं अंदर बाहर था, मैं 3 ही मैच खेला था। वो 7 मैच का 7 या 6 मैच खेले थे हम लोग, उसमें सिर्फ 3 ही मैच खेला था। मेरे ही कोच थे, पर उन्होंने मुझे भी बाहर बिठाया था क्योंकि मैंने पहले मैच में जल्दी आउट हो गया था, विकेट मुझे मिला नहीं, एक्चुअली बॉलिंग ज्यादा मिली नहीं। तो अप्स एंड डाउन रहते हैं। फिर 19 में जैसे मैंने आपको कहा जो टर्निंग पॉइंट, दोनों साल मैंने अच्छा किया, हम्म। वहां से सीधा मैं मुंबई प्रोबेबल्स में आया। हम्म। अंडर 22 में, अंडर 22 की स्टोरी बताता हूँ। मुझे 16 हुए थे, मैं चंडीगढ़ में मैच खेल रहा था। हम्म। तो अभी भी आगे अगर आप ठीक से देखोगे ना मेरे हाथ में, तो एक आंख छोटा एक आंख बड़ा दिखता है। अगर मेरा आप शायद फोटो लेफ्ट देखोगे लेफ्ट लेफ्ट आया शायद। ये लेफ्ट है। या। तो इसका जो स्किन है ये थोड़ा सा सूजा हुआ दिखेगा आपको। ये सोरा कितना गंदा हुआ था वो टाइम में, मैं ट्रैवलिंग करता था। और हम्म। जेपी यात्रे टूर्नामेंट जो होता है पंजाब या। में, हम्म। चंडीगढ़ में, तो वहाँ वो टूर्नामेंट के लिए गए थे डीवा पाटिल की टीम के साथ। और हम लोग का सिलेक्शन मैच था, दूसरे दिन सिलेक्शन मैच था, शाम को फ्लाइट थी। हम्म। और मैं, मेरा और एक दोस्त था, हम्म। और संजय बांगर भी थे। उनको कुछ तो काम था करके वो हम्म। रेलवे के मैच खेल रहे थे, वो आ रहे थे। ओके। हमारा फ्लाइट पोस्टपोन हुआ था कुछ तो, हम्म। कैंसिल हुआ था, पोस्टपोन नहीं कैंसिल हुआ था। हम्म। तो सब लोग झगड़ा कर रहे हैं और हम लोग को अर्जेंट है। संजय बांगर एकदम शांत आदमी, कुछ ज्यादा हाँ। बात नहीं किया उन्होंने। तो नेक्स्ट नेक्स्ट दिन दिल्ली से फ्लाइट हमारी बुक की, सर ने बात करके, वो दिल्ली से फ्लाइट। तो हम्म। हमें पता चल गया कि हमारा मैच गया। तो मुझे आंख में प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब खुजली होता है ना थोड़ा हम्म। स्टार्टिंग में, हम्म। थोड़ा हल्का हल्का लाल। तो मैं उनको भी पूछा। तो यार फ्लाइट दिल्ली पहुंचे, उधर ही सोए। मतलब ट्रैवलिंग जर्नी बहुत बहुत खराब था हमारा हम्म। वो। उसकी वजह से मुझे बहुत अफेक्ट पड़ा। बाद में सुबह उनको बोला मुझे सो रहा ही सुआ है, बोला हाँ। तो मैं चश्मा डाल के घूमा। हम्म। और मुझे ये आंख से ना, एक्चुअली मैं सब बताऊँ तो मुझे 1.5 साल ब्लर दिख रहा था। बाप रे। 1.5 साल ब्लर दिख रहा था ये आंख से। हम्म। और सन को मैं देख ही नहीं सकता था। मुझे चंद्रकांत पंडित सर एक बार कोच बीकेसी, हम्म। तो फील्डिंग प्रैक्टिस दे रहे थे सन के अगेंस्ट। मैंने हम्म। एक भी कैच पकड़ा नहीं। मैं देखता तो आग बंद, और मैं बोलूंगा तो मेरे को ड्रॉप कर सकते थे टीम से, तो मैं कुछ बोला नहीं कि मेरे को दिख रहा नहीं है। हम्म। और वो साल मैंने रन किए थे, पर इतना नहीं किया जैसे पहले कर रहा था। हम्म। मुंबई के हम लोग चैंपियन हुए थे अंडर 22, और हम्म। मैंने 450+ रन कुछ तो किए थे, मतलब टीम में थर्ड हाईएस्ट रन गेटर रहूंगा मैं टीम में। हम्म। तो मुझे ये आंख से इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। तो धीरे धीरे से 1.5 साल के बाद वो आई साइड वापस आई। सन को देख के वो मेरा आंख बंद होता है, तो धीरे धीरे वो भी कम होते गया। हम्म। तो मुझे वो बहुत अफेक्ट पड़ा, तो मैं किसी को बोला नहीं था। बट कैसे मतलब आपने ये मैनेज किया फिर, क्योंकि मतलब ये बहुत ही ज्यादा आपका मतलब ये परेशानी होती होगी आपको कि मतलब थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, या फिर कैसे आपने मैनेज किया ये सारी चीजें? एक पता नहीं, वो अंदर से हंगर था। मुझे पता है मेरा बैकअप कुछ है नहीं, मुझे करना ही कुछ। और मैं रन करता था, ऐसा नहीं कि रन नहीं करता, रन कर रहा था। पर जो
रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट होने के लिए चाहिए तो उतना नहीं हुआ था। हम दोनों ओपनर्स थे, मेरे बदले दूसरे को सिलेक्ट किया था। मैंने सेमीफाइनल में 100 मारी थी, उसके फाइनल में 100 मारी, तो उसको सिलेक्ट किया। और नेक्स्ट सीजन में सिलेक्ट हुआ था कि मैंने बाद में वापस बहुत सारे रन किए थे। टाइम शील्ड में डिवीजन में वसीम जाफर कैप्टन थे मुंबई के, उनके अगेंस्ट, इंडियन ऑयल के अगेंस्ट मैंने 100 मारे थे सेविंग ट्रैक पे। तो एक जगह खाली थी ओपनिंग की, तो उन्होंने मुझे ले लिया। तो वहां पर मैंने रन भी किया लगातार 2 साल, रणजी ट्रॉफी में रन किए, दुलीप ट्रॉफी खेला, इंडिया हंड्रेड। तो वो आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं, मेरा चलो ठीक है, इसमें भी रन कर रहा हूँ तो बड़ी बात है। एग्जैक्टली शायद कौस्तुभ इसी को पैशन कहते हैं, क्योंकि जब पैशन होता है जब, तो बिल्कुल भी आप अलग लेवल से आप डेडिकेशन के साथ एक परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि पैशन ये बहुत ही अंडररेटेड वर्ड है, बट कुछ कम लोगों को ये वर्ड समझ आता है कि पैशन ना हो तो कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब कोई भी आप काम करो अगर पैशन के साथ नहीं करोगे तो बिल्कुल भी आपको सिर्फ पैसा मिलते रहेगा, बट उससे आपका लिविंग भी अच्छा हो जाएगा, बट आपको मजा नहीं आएगा लाइफ टाइम में, और आप 40 साल के बाद रिग्रेट करोगे कि नहीं मैंने कुछ गलती कर दी। तो डेफिनेटली आई और थिंक। एक बात बताऊं कि मैंने ये आंख ब्लर दिखता, मैंने आईसाइट टेस्ट भी किया। मैंने आईसाइट के लिए टेस्ट भी किया कि मुझे प्रॉब्लम है क्या, कुछ चश्मा लगा है क्या, कुछ ज्यादा ही हो गया मेरा। तो उसमें भी मैं क्लियर आया था। वो जो नंबर ABCD और नंबर दिखाते उसमें भी मुझे नंबर नहीं था। तो मुझे वही समझ में नहीं आता मुझे ब्लर क्यों दिख रहा है। तो उसका भी जवाब नहीं था उनके पास। एग्जैक्टली वही है, मतलब कि पैशन के साथ लगे रहो तो अपने आप चीजें जो है वो मतलब आसान होती चली जाएगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सौरभ की, सॉरी कौस्तुभ की, मतलब आपको जब अंडर 23 में मौका मिला तो क्या फीलिंग थी, कैसी, मतलब घर वालों को कैसा लगा था, क्या एग्जैक्टली सिनेरियो था? एक्चुअली जैसे फोन आया, मैं घर पे ही था, जैसे फोन आया मुझे कि सिलेक्ट हो गया, मैं इमोशनल हो गया था कि आप ड्रीम करते हो कि आपको इंडिया खेलना है और अपनी मेहनत की है, तो आपको अच्छा, जब लगा भी जर्सी रहता है कि आप जर्सी आपके सिलेक्ट हो सामने सकते हो। होगी तो बहुत ही मतलब आई कैन फील दैट, क्योंकि एज अ क्रिकेट फैन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बट आप तो क्रिकेटर हो, आपने, आपका ड्रीम यही रहता है कि आपने कंट्री को कब रिप्रेजेंट कर सको, तो नहीं इमोशनल मतलब मैं जैसा इमोशनल होने लगा, मम्मी आई, बोला क्या हो गया, मम्मी को लगा कुछ, क्या कुछ हुआ है कि क्या। तो बोला मैं इंडिया सिलेक्ट हो गया, तो मम्मी भी इमोशनल हो गई होगा। तो बहुत एक और यही प्राउड करते फीलिंग हैं हम लोग, सब होगी। ड्रीम करते हैं कि हमें, हाँ ड्रीम करते हैं हमें कुछ खेलना है। अभी भी मुझे थोड़ा गूज़बम्स आते ही यही चीज याद रखता हूँ कि हमें कुछ खेलना है। इवन सचिन तेंदुलकर के साथ खेलना भी एक बड़ी अचीवमेंट थी मुझे। एक्चुअली वही और मुझे चीज खुद आपसे अगर, पूछना चाहता था मैं कि मतलब कि सचिन तेंदुलकर के साथ आपने शायद 3-4 मैचेस उनके साथ पार्टनरशिप भी की थी, तो क्या फीलिंग थी, मतलब कैसी फीलिंग थी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर सामने और मतलब उनके साथ बैटिंग करना, ये बहुत ही मतलब एक कुछ खास एक्सपीरियंस रहा होगा, तो थोड़ा सा आप प्लीज बताइए हमें कि कैसा एक्सपीरियंस था। सबसे बड़ी चीज थी कि सचिन तेंदुलकर के साथ खेलना मतलब एक अच्छा भी था और खराब भी था। क्यों? एग्जैक्टली। क्योंकि हम ओपनिंग बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर 4 नंबर थे, पब्लिक आती थी सचिन तेंदुलकर को देखने, तो वो लोग हमें आउट करने, अगर मुंबई के भी रहेंगे क्राउड तो भी वो लोग बोलते थे आउट करो आउट करो। एग्जैक्टली। तो वो सबसे खराब। और बेस्टिंग तो वही है, सबको पता है यार, क्रिकेट के गॉड है और बहुत डाउन टू अर्थ है, बिंदास बात कर सकते हैं आप इनसे, कुछ कुछ बोले जो भी है क्रिकेट के बारे में हो, कुछ भी रहे, आप कुछ भी पूछोगे उनका जवाब उनके पास रहेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 मिनट बात करेंगे, आपने एक क्वेश्चन किया उसका जवाब 2 मिनट में भी हो जाएगा, तो आधा 1 घंटा बात कर सकते हो। उनका उतना प्यार है मतलब क्रिकेट के लिए, कुछ छोटी चीज को भी, जैसे हम स्कूल में कैसा आंसर इन वन सेंटेंस रहता है और आंसर ब्रीफली होता है, तो उनके पास बुक लिख सकते हैं, ऐसे एक एक क्वेश्चन के ऊपर बुक लिख सकते हो। और मेरा एक्सपीरियंस, हाँ लाली में उनका लास्ट मैच था, मैं ही बैटिंग कर रहा था उनका लास्ट इनिंग में, आपने फोटोज देखे रहेंगे, तो एग्जैक्टली सचिन देखा सब है। लाइन में खड़े हैं, तो वो टाइम में मैं भी था, मैं तब ऐसा लग रहा था पढ़ू उनका, दो बार मुझे लगा था पाव पढ़ू, लाइव मैच थे सब, पर बोला नहीं यार वो लोग ज्यादा लगेगा टीवी पे, तो ठीक है। और कैसा वो भगवान का वो फीलिंग रहता है, हम लोग एग्जैक्टली। इंडियंस लोग थोड़ा चलो भगवान की इधर भी जीत के तो पाव पड़ते, वैसे ही वो सिचुएशन था। तो नहीं थी, और पार्टनरशिप हुआ उनके साथ बैटिंग करने का, आपको पता भी चलता है क्या आइडिया। जब आए थे बड़ौदा के साथ क्वार्टर फाइनल था हमारा,
मैं कुछ तो 80s पे खेल रहा था और चौथा दिन का पिच था शायद और बॉल घूम रहा था। तो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल रहे थे, हम राइट हैंड, तो डिफिकल्ट था। मैं बोल रहा था कि बहुत अच्छा डाल रहे, तो एक्चुअली मैं बोला कुछ नहीं। वो आए बोले क्या हो रहा है पिच में, तो मैं बोला यार ये आदमी को कैसे बताऊं मैं, जिसको सब कुछ पता है मैं क्या बताऊं। एग्जैक्टली। तो मैं हंस लिया वो टाइम में। बोला क्या बोले, बोले नहीं बोल बोले कुछ अच्छा डाल रहे बोलो। ठीक है, पहला ही बॉल इनसाइड आउट सिंगल रन निकाला। मैं बोला मैं निकालने जाऊंगा तो मैं आउट हो जाऊंगा। बोले ये क्या शॉट। उन्होंने नेक्स्ट बॉल 6 मारते, भार्गव बट जो है बड़ौदा का बॉलर, उसको मिडल स्टंप में से ऊपर से मिड ऑन के ऊपर से अगेन द स्पिनिंग ट्रैक पे 6 मार दे। मैं आउट हो गए थे। तो मेरा वो एक बेस्ट मोमेंट मिस हो गया, क्योंकि मैं 90s पे खेला था वो टाइम, तो मैं 100 मारता था, मुझे हक करने मिलता था उनके साथ, तो वो एक मोमेंट मिस हो गया। एग्जैक्टली। बट इतने बड़े प्लेयर्स के साथ अगर आप बैटिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट रहता है वो भी अलग लेवल पे चला जाता है। आपके बैटिंग में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है जब कोई अगर इतना सीनियर बंदा जो गॉड ऑफ क्रिकेट है वो अगर आपके साथ बैटिंग कर रहा है, आप अगर उनके साथ बैटिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो रहता है, बट उसके साथ ही साथ मतलब आप बहुत सारी चीजें भी सीखते हो। तो बहुत ही एक अच्छा मोमेंट रहा होगा आपके लिए डेफिनेटली। उनका जो हम लोग रणजी ट्रॉफी चैंपियन हुए थे वो सीजन में, पिच में वो 1-2 मैच नहीं, शायद स्टार्टिंग के 1-2 मैच खेले थे, बाद में पूरा लीग मैच अवेलेबल नहीं थे इंडिया के मैचेस पर। मैंने एक मैच में क्रुशियल 100 मारे थे। मैंने मतलब मैं अकेले में 100 मारा, स्विमिंग ट्रैक थी, सब लोग आउट हो रहे थे मेरे सामने। मैंने रिकॉर्ड किया था, मेरा जो रिकॉर्ड है बैटिंग थ्रू आउट द इनिंग्स, मतलब मैं स्टार्ट टू लास्ट नॉट आउट था और 100 किए थे मुंबई के लिए स्विमिंग ट्रैक पे। तो वो मैच के बाद क्वार्टर फाइनल था, जो प्रैक्टिस था, सचिन तेंदुलकर आए पीछे से और मुझे शाबाशी दी पीछे से, मुझे पैड किया। मैं बोला मैं, क्योंकि उसके बाद का जो मैच था उसमें मैं आउट हो गया था, तो नेक्स्ट मैच जल्दी आउट हो गया। मैं कुछ ऐसा क्यों किया, मैं समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे वसीम जाफर थे, बोले वो तू 100 मारा ना, वो मैच के लिए तेरे को अब भी शाबाशी मिलता है। बोला मास्टर है वो, सब कुछ उसका ध्यान रहता है मैचेस में। तो फीलिंग अलग लेवल था मेरे लिए वो। एग्जैक्टली वही मतलब मैं मतलब आपसे पूछना चाह रहा था कि मतलब जैसे कि सचिन तेंदुलकर तो है, उसके साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव के साथ भी आपने बहुत बैटिंग की है, और आपके किस्से भी है उनके साथ बहुत ज्यादा। रूम शेयरिंग का एक किस्सा भी है आपका, कि मतलब आप कुछ बैटिंग कर रहे थे वो, और उसके बाद में कुछ शायद मैच के पहले वो आपके रूम में थोड़ा सा शिफ्ट हो गए थे, तो उसमें उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो प्लीज बताइए। देखिए मुंबई के लिए मैंने ऑलमोस्ट सब जो लेजेंड इंडिया खेल रहे थे, अजरकर है, देन आविष्कार साल्वी, फास्ट बॉलर जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट फास्ट बॉलर में आते हैं। मुझे उनकी बॉलिंग खेलना बहुत डिफिकल्ट पड़ता था। देन जहीर खान, फास्ट बॉलर तो धवल कुलकर्णी, अभी शार्दुल है, तो इंडिया ये सब फास्ट बॉलर इंडिया के लिए खेले। रमेश पोवर है, बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे। अभी सभी मेरे बैच में से इंडिया के लिए उसमें सूर्या है। सूर्या तो हम लोग एक ही बैच के, तो वो मेरे से एक दिन छोटा है। अंडर 15 से हम लोग साथ में खेलते हैं। और ये जो बात हो रही हो इंडिया अंडर 23 की, तो एक दिन मेरे आया था, मैं और बाबा अपराजित जो तमिलनाडु को खेलता है, दोनों रूम पार्टनर होता। ये भाई साहब मेरे को हमेशा सताता था मेरा। उसका और मेरा थोड़ा जमता नहीं था, वो हमेशा मस्ती करता था मेरे साथ। तो वो मेरे रूम में आके जानबूझ के सोया हुए, तो उठ रहा नहीं, और मुझे पसंद नहीं है कि झगड़ा करे, तो मैं दूसरे के रूम में मैं जाता नहीं है, तो मुझे वो फील अच्छा नहीं होता। और वैसे भी मैं बाहर बैठने वाला था वो मैच, तो ठीक है, यार बाबा पर एक छोटे से बेड, सिंगल बेड रहता है, वहां पे हम दोनों चिपक के सो रहे। तो ये भाई साहब ने नेपाल के अगेंस्ट 50 समथिंग की, जो पिच इतनी अच्छी नहीं थी, स्लो विकेट थी। डिफिकल्ट, आउट होना डिफिकल्ट नहीं था, पर रन करना डिफिकल्ट था। उसने 50-60 कुछ तो किए थे नॉट आउट, याद नहीं नॉट आउट था कि नहीं, पर उसको मैन ऑफ द मैच खेला। तो बोला कि वो तेरे रूम में आके सो जाओ। वो थोड़ा था मतलब कि मुझे सता रहा था, इसलिए वो जानबूझ के करता था ये सब। एग्जैक्टली। बट अभी मतलब वो भी मतलब बहुत ही अच्छे खेल रहे हो, मतलब अभी जो जिस लेवल पे खेल रहे हो, और मतलब पहले ही मैच में आके T20 में पहले ही बॉल पे छक्का लगाना
ये मतलब आसान चीज नहीं होती है, और अभी उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन हो चुका है, और उम्मीद है वो आगे भी खेलते रहेंगे। बट आपको एक इससे रिलेटेड सवाल पूछना चाहूंगा कि वसीम जाफर के साथ आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है, तो क्या उनसे भी आपको कुछ सीखने को मिला? क्या आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है वो उनसे ही सीखने को मिला है? क्योंकि जिस लेवल पे वो काम करते हैं, क्योंकि मैंने उनका एक बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, तो उसमें एक इंटरव्यू मैंने ये भी मतलब उनसे ये बात सुनी थी कि उनसे पूछा गया था कि मतलब आप तो मतलब डोमेस्टिक सीजन खेलते हो, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता नहीं है कि आप आगे बढ़ सकते हो? तो उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया था कि मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि मतलब मेरे हिसाब से मैं सिर्फ सोचूं कि अगर मैं बढ़ नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब क्रिकेट बुरा है या फिर ये गेम बुरा है या फिर लोग बुरे हैं। अगर मुझे यहाँ पे इस लेवल पे रह के अगर लोगों की मदद करनी अभी आ रही है तो ये फीलिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो लोगों के लिए काम करना और मतलब खुद के बारे में ज्यादा ना सोचना, क्या ये चीजें मतलब आपने उनसे सीखी है, और क्या एग्जैक्टली उनसे सीखने को एक ओवरऑल आपको मिला है? देखिए, वसीम जाफर मतलब हम लोग बचपन से उनको देख रहे हैं और वो सुन रहे हैं कि इतने सारे रन, ट्रिपल हंड्रेड मारे उन्होंने, डबल हंड्रेड बहुत सारे मारे। तो और ओपनिंग बैट्समैन तो ऑटोमेटिकली अगर आप मुंबई के प्लेयर हो तो आप उनको ही देखते हो कि मुझे उनके जैसा बनना। तो उनकी बैटिंग जैसी थी और मेरी जैसे बैटिंग है, तो दोनों एक टाइप के बैट्समैन कि टाइम स्पेंड करेंगे, आराम से खेलेंगे, बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। तो मेरा भी फोकस वही था, और उन्होंने उनको हमने हमेशा देखा जब बीकेसी हमारी प्रैक्टिस होती थी, उनकी रणजी ट्रॉफी मैच को हमेशा जो एटीज बैटिंग करते थे, उनके पास एक अलग से एक स्टाइल ही था। और मेरे फर्स्ट कैप्टन भी वही थे, उन्होंने देखा मुझे मेरी बैटिंग उनके अगेंस्ट ही 100 मारी, मैंने पहले आपको बोला कि उनको मैं पसंद आ गया। तो हम दोनों की पार्टनरशिप, मैंने एक देखा है कि हमारी पार्टनरशिप कभी बड़ी नहीं हुई। अगर आप देखोगे ना, हमारी पार्टनरशिप कभी बड़ी नहीं हुई थी कभी। एक 2 मैच वो अच्छा खेलते थे, मैं 1 मैच अच्छा खेलता था, ऐसा होता था। अच्छा, हाँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं 2 मैच पहले सीजन में मैंने उनसे ज्यादा रन किए थे मेरे पहले सीजन में। उनका वो सीजन सबसे खराब था, उन्होंने समथिंग 400 प्लस किए थे, पर उनके लिए वो सबसे खराब था और मैंने उनसे ज्यादा रन किए थे। और मैंने बात किया था कि उनका ऐसा क्या हुआ रहेगा कि रन ये साल इतने रन नहीं लिए। तो समथिंग एक टाइम रहता है, आदमी का बैड पैच रहता है या कुछ वीक पॉइंट रहता है कि उसमें वो हो नहीं पा रहा। तो नेक्स्ट सीजन जब आए, मेरा वो नेक्स्ट सीजन था, वो बेस्ट सीजन था मेरा, और वो सीजन हम लोग चैंपियन हुए थे। तो वो सीजन वो शायद आई थिंक थोड़े मैचेस के बाद खेले थे, 3-4 मैचेस के बाद वो शायद हट चले गए थे, और 3-4 मैच के बाद आए थे और उन्होंने 800 रन मारे सीजन में। बाप रे। और इतने मैच मिस करने के बाद भी 800 कुछ तो समथिंग बहुत होता है। तो वो सीजन में कंटिन्यू 100 और हम लोग फाइनल में स्विमिंग ट्रैक रखी थी अगेंस्ट सौराष्ट्र, क्योंकि हमें पता है सौराष्ट्र थोड़ा स्विमिंग ट्रैक में स्ट्रगल करके, सौराष्ट्र की थी मैच नहीं करते थे। तो वो लोग कुछ तो 150 समथिंग ऑल आउट हो गए, आई थिंक 150 समथिंग ऑल आउट हो गए हम लोग। हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप 78 की थी, उसमें मेरे सिर्फ 22 रन थे, बाकी सब वसीम जाफर ने किए थे। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग, मैं सिर्फ उनको मेरे को रोल दिया था कि तेरे को सिर्फ खड़ा रहना है, बॉल पुराना करना और खड़ा रहना। फिर तेंदुलकर का स्पेशल मैसेज आया था मेरे लिए, तो कुछ आड़ा टेढ़ा किया तो देख, चुपचाप खड़ा रहना तेरे को, सिर्फ इतना मेरे को मैसेज आया था। तो मैं पूरा टाइम किया, मैं कितना, आई डोंट थिंक मैं बहुत सारे बॉल्स खेले थे, 22 ही रन किए थे, पर 70 तो मिनिमम खेले रहेंगे मैंने बॉल, 70 से 90 बॉल, बहुत बॉल खेले थे मैंने। मेरे को बोला ही था, मैं छोड़ रहा ही था, छोड़ रहा था, उन्नट कट बहुत अच्छी डालता था, वो थोड़ा स्ट्रगल करवा रहा था हम दोनों से। तो वो पार्टनरशिप से मैच चेंज हो गया। तो हमारी आई थिंक सबसे क्रूशियल पार्टनरशिप थी और हाईएस्ट पार्टनरशिप थी वो मैच में भी। स्विमिंग ट्रैक का कोई इतना खेल नहीं पाया था, उन्होंने 100 मारे थे वो मैच में। तो वो भी एक लेजेंड ही, डोमेस्टिक लेजेंड है। अगर वो बहुत साल, अगर वीरेंद्र सहवाग, गंभीर का वो पार्टनर जो ओपनिंग पार्टनर थे, अगर उसमें से कोई फ्लॉप होता था, इनको वापस चांस मिलता था। और डेफिनेटली वो 100 टेस्ट मैच खेलने वाले रिकॉर्ड के प्लेयर है। एग्जैक्टली मतलब बहुत ही अच्छे प्लेयर है, और मतलब कहीं ना कहीं बहुत हेल्प किया उन्होंने। मैं कभी भी, अगर अभी भी हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, तो मतलब एक फ्रेंडली टॉक्स जैसा रहता है। मतलब ऐसे नहीं कि
एकदम लेजेंड प्लेयर है और मैं इतना कुछ खेला नहीं है, ऐसा नहीं रहा। मैं नॉर्मल, मैं उनको बड़े भाई जैसा ही मानता हूँ मेरा। मतलब हमारे इंग्लैंड में भी हम लोग खेलते थे क्लब क्रिकेट, तो वहाँ पे भी हम बहुत बार मिले, वहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट भी खेले, और मेरे घर पे भी खाना खाने आए थे, तो बहुत बार मिले हम लोग वहाँ पे सीलम में भी, और हम लोग का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली। इसी सेगमेंट में से एक लास्ट सवाल है आपके लिए कि मतलब आपने यूके में जाके भी बहुत क्रिकेट खेला है, तो क्या डिफरेंस रहता है इंडिया में क्रिकेट खेलना और यूके में खेलना? क्या डिफरेंस आपने फील? यूके में कैसा, अभी मैं मुंबई के लिए ए डिवीजन खेल रहा हूँ, और वहाँ वहाँ का ए डिवीजन डिपेंड रहता है आप कौन सा लीग खेल रहे हो। और मैं जो लीग में खेलता था, मैं पहले नॉर्थर्न प्रीमियर लीग था, वो टाइम में वो अच्छा लीग था, बाद में वो थोड़ा वीक होते गया है। बाद में ग्रीन माउंट क्रिकेट क्लब में जो कौन सा लीग था यार, नाम ही भूल गया मैं, 2 साल खेला नहीं तो नाम भूल गया। कौन सा लीग था यार, नहीं, नो प्रॉब्लम, मतलब याद याद हाँ जैसे याद आएगा बताता हूँ मैं। हाँ तो वहां पे कैसे था कि वहां पे आपको मतलब नॉर्मली प्लेयर्स को पैसा देते, कॉन्ट्रैक्ट रहता है, हम्म, तो वो लोग लोकल प्लेयर्स को भी पैसा देते थे वो लीग में। तो उससे क्या, वो सब टीम्स के प्लेयर्स अच्छे थे, अच्छा, तो उसमें वो लेवल जो रहता है कि हम्म, आज नीचे की टीम भी ऊपर वाले को हरा सकती है। ज्यादा ज्यादा डिफरेंस, माइनर, जो क्रुशियल टाइम पे रन करता था या विकेट निकलता वो जीतता था, ऐसा होता था। हम हम्म, टॉप टीम को, मैंने जब भी परफॉर्मेंस किया, हमने टॉप थे उनको भी हराया था, तो हम्म, ऐसा रहता है। और वहां के प्रॉब्लम क्या रहता है कि पिचेस पिचेस बहुत हम्म, गीले रहते हैं, कि बारिश गिरते रहता है, हम्म, और वहां पे इतना सरफेस हार्ड नहीं रहता है, तो हम्म, बॉल इतना बाउंस नहीं होता है। और स्विंग क्लाइमेट आपको पता है इंग्लैंड का कैसा रहता है, मैं जो हम्म, खेला था मैनचेस्टर साइड, वो नॉर्थ साइड में आता है, तो हम्म, वहां पे बहुत ठंडी रहती है, बहुत बहुत स्विंग। मैं पहले सीजन जब खेला था, मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, मैं टॉप 10 बैट्समैन में भी नहीं था हाफ ऑफ द सीजन जब पहला सीजन खेला था। हम्म, और मैं जब फिनिश किया तो मैं सेकंड फिनिश किया था, फिर बाद में बहुत सारे रन थे, मैंने वर्क किया उसको, क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ड्रिल्स किए, टेक्निक पे ध्यान दिया। और फर्स्ट नंबर पर जेमी आउट था, जो न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट खेला, और वो जो ग्राउंड पे खेला था, वो ग्राउंड छोटा भी था और बैटिंग विकेट था, हम्म, और मेरा जो था वो बड़ा ग्राउंड था, और घुटने के नीचे तक ही बॉल आता था, वहां से सेम होता था, तो डिफिकल्ट था वहां पे। तो थोड़ा सा वहां अगर डिफिकल्ट। मैं वहां खेलता था तो उससे ज्यादा रन करता था। हम्म, तो आप वहां से मैंने टेक्निक इंप्रूव की, बाद में फिर हर सीजन में फर्स्ट या सेकंड में ही रहता था मैं बैटिंग में। हम्म, तो वो क्रिकेट इंप्रूव होते गया, मेरे को फायदा हो गया उसका। डेफिनेटली और डेफिनेटली। और इंग्लैंड में कैसा, एज अ ह्यूमन बींग आप डेवलप होते हो, आपको खाना बनाना है खुद का, बहुत सब कुछ सब जो भी आप चीज है खुद ना खुद खुद का। खुद करनी। या, और 5 5 महीना बहुत बड़ा टाइम रहता है, तो हम्म, आप फैमिली और फ्रेंड्स के बिना रहना पड़ता है, तो हम्म, वो डिफिकल्ट टाइम रहता है। 2 3 महीना चल जाता है, बाद में फिर असली याद आती है, वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम रहता है, पर आप इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं। हम्म, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है, तो आपको ये सब अवॉइड स्ट्रांग होना अवॉइड नहीं, पड़ता है। मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, ये सब थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना ही पड़ता एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मतलब कौस्तुभ, आप बहुत ही अच्छे एडवाइस दे रहे हो और मतलब आपके साथ टाइम बहुत ही अच्छा स्पेंड हो रहा है। बट अभी थोड़ा सा एक मेंटल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल ये रहते हैं कि मतलब हम सक्सेसफुल क्रिकेटर कैसे हो पाए। और कभी कभी कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब टफ टाइम्स से हम जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आता है मन में कि अब अगर इस सिचुएशन से बाहर नहीं आएंगे, ये टफ टाइम्स अगर खत्म नहीं होंगे, तो मेरा आगे क्या हो पाएगा? क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा क्रिकेट में या फिर नहीं बढ़ पाऊंगा? कैसे आप मतलब इससे बाहर निकलते हो? क्या लगता है, क्या इंपॉर्टेंट है सेल्फ डाउट को ओवरकम करने के लिए? है। देखिए मेंटली कोई वर्क नहीं करता है इतना, अगर आप देखोगे, हम लोग ग्राउंड पे जाते खेलते हैं, वो सब फिजिकली होता है। हम्म, मेंटली कैसे होता है कि अगर आपका कोच है, हम्म, बहुत सारी चीजें बोलेंगे आपको, विजुअलाइजेशन करो, हम्म, मेडिटेशन करो, प्राणायाम yep, करो, कंसंट्रेशन के लिए अलग अलग जो पुराने जमाने में कैंडल का जो लीड रहता है उसको देखो, तो हम्म, बहुत सारी चीज रहेंगे। पर मेंट आप खेलने गए वाले हो क्रिकेट, हम्म, ठीक है, आप विजुअलाइजेशन करोगे वो अच्छी चीज है, आप घर बैठे विजुअलाइज करो, हम्म, पर आप जब ग्राउंड खेलते हो वो टाइम में विजुअलाइजेशन कोई नहीं करता। एग्जैक्टली। अगर आप ग्राउंड में जाते हो, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सब लोग बोलेंगे आजकल के समय विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी बात है, पर ग्राउंड में विजुअलाइजेशन मतलब क्या, हम्म, प्रिपरेशन फॉर द मैच।
अगर आप नेट पे खेल रहे हो, फील्ड पोजीशन क्या रहेगी, वो बॉलर को पूछो तेरा फील्ड क्या है, ठीक है, तो उसके हिसाब से, पिच के हिसाब से आप शॉट्स मारो। वो क्या हो गया, प्रिपेयर कर रहे हो, पर इसको ही विजुअलाइजेशन बोलते हैं। एग्जैक्टली। ये सब है, तो ऑलरेडी यू आर प्रिपेयरिंग मेंटली फॉर द मैच। आप जब मैच को खेलोगे तो वो प्रेशर नहीं रहेगा। नॉर्मली बहुत सारे आउट होते हैं इसके वजह से, ये क्या प्लेयर दिख रहे तुझे अचानक, आवाज करेंगे, प्रेशर बनाएंगे, तो वो सडनली वो प्रेशर आता है। तो अगर आप, मैं मुंबई से खेल रहा हूँ, मुझे प्रेशर मालूम है, मैं पब्लिक कभी भी लाइव मैच जो भी रहता है या पब्लिक में हमेशा परफॉर्मेंस किया, तो मुझे पता नहीं क्यों, मेंटली मैं प्रिपेयर हूँ उसके लिए। अगर आप सडनली आप बड़े स्टेज में जाते हो तो थोड़ा सा वो नर्वसनेस तो सबको ही रहता है, पर वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। नर्वसनेस प्रेशर में डेवलप नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको जैसे प्रिपरेशन, थोड़ा सा नर्वसनेस रहना चाहिए। मैच सिमुलेशन खेलते हैं कि इतना ओवर में इतना टारगेट, पर वो सब प्रिपरेशन नहीं है, वो विजुअलाइजेशन नहीं है उसको। मैं तो विजुअलाइजेशन ही बोलता हूँ उसको। विजुअलाइजेशन यार, मैं फील्डर को इमेजिन करना मतलब वही रहता है, विजुअलाइजेशन ही ग्राउंड में। आप घर पे करते हो वो अलग चीज है, पर ये ग्राउंड में आप करते हो तो ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे आप कोचेस ने आपको भी बोला रहेगा, जो भी लड़के खेलते हैं, कि प्लेयर को पूछो प्लेयर्स किधर है, ये किधर है, हमें दिखते नहीं है, पर वी आर विजुअलाइजिंग दैट, हम इमेजिन कर रहे। तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग होना। मेंटली वर्क कोई करता ही नहीं है नॉर्मली। सब बताएंगे टेक्निक और ये सब, मेंटली प्रिपेयर कैसे हो, मेंटली जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ बोले तो मेंटल स्ट्रेंथ भी रहता है। एग्जैक्टली। मैं इमोशनल आदमी हूँ, ग्राउंड में जाता तभी इमोशनल नहीं रहता हूँ मैं, इमोशंस की दुनिया में बिल्कुल भी काम नहीं करते वहां पे। वो सबके अलग अलग रहते हैं। किसी को, कभी विराट कोहली है, उसको गुस्सा आता है, तो गुस्सा उसके अच्छे के लिए, वो अपना लेवल बढ़ाता है। अगर यही गुस्सा कोई ले लो, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर दिखाएंगे, मुझे पता सचिन तेंदुलकर को गुस्सा कितना आता है अंदर से, उनके अंदर रहता है कि साला मेरे को उसने ऐसा डाला तो मैं मारता उसको, अंदर से रहता है, वो बाहर दिखाते नहीं। हर एक का मतलब तरीका अलग अलग होता है। तो कंट्रोल भी कैसे आता है, अगर आप फुल प्रिपेयर रहते हो, मेडिटेशन करते हो, मैंने देखा है, मेरे रिजल्ट मिला है, मेडिटेशन करने से आपका माइंड कंट्रोल रहता है, तो फिर आप ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो मेरे को भी गुस्सा आता है ग्राउंड में, फील्डिंग में डम हो जाता है, कोई एफर्ट नहीं डालेगा, तो ये सब करने के बाद आदमी शांत रहता है। एग्जैक्टली। तो मतलब अगर सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं तो मतलब यही चीजें आपको वो जवाब, जैसे कि आपने बताया कि मतलब प्रिपरेशन ज्यादा तगड़ा करोगे तो वही सेल्फ डाउट आपका थोड़ा सा कम कर देगा, या फिर कोई और तरीका है इसका? देखिए, बड़े बड़े लोगों को सेल्फ डाउट आता ही रहता है। अगर आप एक मैच 100 मारने के बाद 1-2 मैच भी हो गए, मेरे को मैं 100 कैसे मार दिया, ऐसा कुछ पे डाउट करता हूँ, मैं 100 कैसे मार दिया, ठीक है। अगर आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे ना, 100 मारने के लिए प्रोसेस है। आप अगर डायरेक्ट 100 के बारे में आप आउट हो जाओगे, आपको क्या, हर एक T20 है तो हर एक बॉल पे फोकस करना है, टारगेट रखना है, 5 ओवर खेलना है, ये सब टारगेट्स रहते हैं। तो प्रोसेस रहता है कि इतना इतना ये करने का, बाद में आप वो अचीव करते हो वो लेवल तक। तो वैसा आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। अगर आप सोचोगे कि मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को बहुत, आप देखते रहेंगे कि एक्सक्यूज देने वाले बहुत रहते हैं कि मेरे को सिलेक्ट नहीं किया, पर आप अगर उसको पूछेंगे ना तो तूने ऐसा क्या किया है, परफॉर्मेंस किया है क्या है, तो उसके पास जवाब नहीं रहता है। अगर सेम लेवल के, अगर मैं कोच हूँ, 2 है, तो मुझे क्या अच्छा लगता है उसके बारे में, उसका फील्डिंग अच्छा है, जो मुझे चाहिए स्लिप क्वार्टर में, एक स्लिप में खड़ा रहने वाले नहीं रहते, कोई स्लिप में खड़ा रहता है। तो मुझे अगर प्लेयर शॉर्ट है स्लिप में तो मैं उसको ले लूंगा। अगर मुझे बाहर चाहिए, अगर स्लिप वाला उसका थ्रो अच्छा नहीं, बाहर खड़ा रह सकता है, अगर परफॉर्मेंस दोनों का सेम रहेगा, बहुत सारे सीन है, इसलिए आपको सब में डेवलपमेंट चाहिए। एग्जैक्टली। ऐसा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहे हो आप। और मतलब 1-2 सवाल इसी मतलब क्वेश्चंस के रिलेटेड आए थे कि एक ने पूछा था कि मतलब अगर कोई भी अगर लेवल हो, जैसे कि अभी मुंबई की रणजी हो या फिर इंडिया अंडर-23 हो, तो नए लोगों को ज्यादा चांस मिलता है या फिर एक्सपीरियंस पर्सन को बिना परफॉर्म किए चांस मिलता है? अगर मानो कि मतलब एक बंदा है जो न्यू कमर है, जिन्होंने लगातार एक मतलब अपना टैलेंट दिखाया है और लगातार उन्होंने रन मारे, और इधर ये साइड पे है मतलब एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस पर्सन जिन्होंने थोड़े से रन कम मारे बट उनका नाम ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है, तो किसको चांस मिल सकता है?
देखिए, मुंबई में अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो कोई नहीं खेलेगा ज्यादा। हम्म अगर यंग लड़का है जो अंडर, जैसे पृथ्वी शॉ को चांस दिया, हम्म किसी ने सोचा नहीं था कि वो आके सीधा 100 मार देगा। हम्म उसका जो पहले इनिंग में जैसे आउट हुआ था, बहुत बार का बॉल घुमाया था उसने। और हम्म उसने ए डिवीजन भी बहुत कम खेले थे, और ए डिवीजन में भी कभी इतने रन नहीं किए थे। उसने हम्म अंडर 19 में जो परफॉर्मेंस की है, और वहां से आके रणजी ट्रॉफी के रन किए थे। तो ऐसे प्लेयर जो रहते हैं उनको वो लोग प्रमोट करते हैं। हम्म और जो एज ग्रुप में से परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे मैंने एज ग्रुप में से किए थे, हमने 1922 खेला, उसके बाद में रणजी ट्रॉफी आया। तो हम्म यंगस्टर जो भी रहता है उसको पहले प्रेफरेंस तो रहता ही है, एक्सपीरियंस काउंट करना है। तो हम्म डिपेंड रहता है कि पहले से अगर मैं टीम में हूँ तो मैं खेलूंगा ही, तो मुझे कोई बाहर नहीं निकालेगा, हम्म लेकिन टीम में फ्लॉप हो। जैसे मैं फ्लॉप हो गया था, वो एक सीजन बाहर गया, बाद में वापस परफॉर्मेंस कर वापस लिया। हम्म अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है पर मुझे टीम में आना है तो मुझे रन करना ही है। ऐसा नहीं कि रन कंसिस्टेंट नहीं करूंगा करना तो एक्सपीरियंस प्लेयर करके उसको लो। या अगर रन नहीं करूंगा, कि मुंबई में इतना सारा कंपटीशन है, एक लगेगा दूसरा आ ही जाता है, तो आप हम्म जब भी खेलते हो तो आपको परफॉर्मेंस करना ही है। तो मुंबई में ऐसा प्लेयर कोई नहीं रहेगा जिसने परफॉर्मेंस नहीं किया और वो टीम में आया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बहुत ही अच्छी एक एडवाइस है आपकी। और मतलब ये सारे क्वेश्चंस आई होप कि मतलब कवर किए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे बट मैंने जो मतलब मेरे क्वेश्चंस थे उसके अंदर ही वो मतलब कवर कर दिए। तो आई होप सारे फैंस के यहाँ पे क्वेश्चंस कवर हुए होंगे। अगर नहीं हुए तो बताना, मैं मतलब फिर से एक बार कनेक्ट करेंगे तो उस बार पूछेंगे। बट अभी बढ़ते हैं अपने अगले एक सेगमेंट की तरफ जो है रैपिड फायर राउंड। तो मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको फटक से आंसर देना पड़ेगा उसका। So are you ready for that? स्टार्ट। Yeah. So first question to you is आपकी फेवरेट डिश? फेवरेट डिश चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी। Yeah. आप फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट फेवरेट सॉन्ग? सॉन्ग? अरे यार, सॉन्ग में ऐसा कुछ नहीं है यार। डिपेंड करता होगा शायद, सॉन्ग, ऐसे ही मतलब मूड के अकॉर्डिंग हाँ, डिपेंड करना होगा, सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग। या फेवरेट ऐसा सॉन्ग कुछ नहीं है, एक फेवरेट बोल दिया तो आ गया, कभी कुछ याद आ गया तो चलो। सिचुएशन के अकॉर्डिंग मतलब वही। ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड मैं क्वेश्चन टू यू। मोटिवेशनल सॉन्ग ज्यादा, मोस्टली क्या, मैं मोटिवेशनल और डांस वाले म्यूजिक ज्यादा सुनता हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो थर्ड क्वेश्चन, एंटरटेनमेंट आपकी चाहिए था। फेवरेट मूवी या फिर कोई सीरीज नेटफ्लिक्स की, अगर आपकी होगी तो? नेटफ्लिक्स में यार बहुत सारे, यार ऐसा बोला जाए अ, तो मनी आइस्ट था, बाद में शेरलॉक अच्छा है, हम्म बाद में डेजिग्नेटेड सर्वाइवर करके है, वो है यूएस प्रेसिडेंट के बारे में, वो है। और मूवीज में क्या है, कॉमेडीज में अंदाज अपना अपना, हेरा फेरी। बाद में इंग्लिश में दो, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, आपने सुना रहेगा, यप, विल स्मिथ देखा का। है, बहुत अच्छा वो मूवी तो बेस्ट मूवी लगती है, कि है। बहुत स्ट्रगल करता है वहां से उसको। हम्म मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा, पर जो भी रहेंगे वो ये मूवी देखना बाद में। और स्पोर्ट्स रिलेटेड, द कोच कार्टर है, यप, बहुत ही कोच बढ़िया। कार्टर मूवी। वो बास्केटबॉल का स्टोरी है, बहुत बढ़िया है। वो एज अ टीम यूनिटी और चैंपियन कैसे होना है, वो सब पाप है। तो ये सारी मूवीज मेरे को अच्छी लगती बहुत ही अच्छे, मतलब इसमें से बहुत सारी मतलब दो तीन तो मोटिवेशनल मूवीज है, बहुत ही बेहतरीन है वो। और मतलब परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस दोस्तों मैं भी बताना चाहूंगा, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, जाके वो देख लो पहले। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, अगर आप देखना चाहते हो कि स्ट्रगल क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाता है उस मूवी से। सो बिल्कुल ही वो देखना। सो कौस्तुभ, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज आपका फेवरेट पार्टनर, कि मतलब जिसके साथ आपने बहुत ज्यादा रन स्कोर किए और जिसके साथ आपको बैटिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर लगता होगा जब मुंबई रणजी ट्रॉफी जब आप खेलते थे उस टाइम तब, या फिर कौन सी भी फॉर्मेट में? है। रणजी ट्रॉफी में मैंने पार्टनरशिप सबसे ज्यादा किसके साथ की? सूर्य के साथ शायद मैंने, यार हम दोनों का एक ही मैच में 100 था, अगेंस्ट हम्म ओडिशा। वो मैच में हाईएस्ट पार्टनरशिप था क्या, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जब भी रन किए मेरे सामने ज्यादा किसी ने रन किए नहीं थे, अच्छा। क्योंकि मैं, मेरे स्विमिंग ट्रैक और जो जहाँ पे स्ट्रगल करते लोग, वही इनिंग, वही वहां पे मैंने ज्यादा रन किए। ओके। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पार्टनरशिप किसके साथ हुआ मुंबई में ऐसा। देखिए, मैंने
वसीम जाफर, देन अगेन और आप ये भी बता सकते हो कि मतलब रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, इनके साथ सबके साथ पार्टनरशिप की है, पर ऐसे बड़ी पार्टनरशिप अगर देखा जाएगा तो बहुत मेरे को एक क्वार्टर फाइनल में मैंने की थी अंकित चौहान के साथ में। तो हम लोग मुंबई 50 पे पास थे और फर्स्ट इनिंग एमपी 190 कुछ तो आउट हुई थी क्वार्टर फाइनल। लास्ट इनिंग 161 के थे, अंकित चौहान ने 100 किए। वो शायद में भी वो बेस्ट पार्टनरशिप है। अंकित चौहान जो उसका रिकॉर्ड भी था, उसने 9 विकेट निकाले थे इनिंग्स में अगेंस्ट पंजाब। वो थोड़ा प्रॉब्लम में फंस गया था बाद में आईपीएल के इसमें। एग्जैक्टली। सो बहुत सारे होंगे। तो अगर आपको मतलब मैं आप भी पूछूं कि मतलब रन्स वाइज ना सोच के सिर्फ प्लेयर वाइज आप देखो तो बिल्कुल भी वो पार्टनरशिप जो होगी, फेवरेट पार्टनर जो होगा आपका सचिन तेंदुलकर होगा मेरे हिसाब से। सचिन तेंदुलकर, वसीम जाफर। Yeah, exactly. So next question to you, आपके आइडल? राहुल द्रविड़। अगर आपको अभी मतलब एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे अगर एक चूज करना हो आपको तो कौन सिलेक्ट करोगे, एमएसडी और विराट? किसके रिगार्डिंग पर? मतलब ओवरऑल अगर एक कोई चुनना हो तो फिर कौन सिलेक्ट करोगे आपके? एक्चुअली बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि दोनों अपनी जगह पे लेजेंड है। हाँ, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर अलग रहता है। अभी क्या वो विकेट कीपर है, वो फिनिशर है, ये बैट्समैन है, एक कूल माइंडेड है, एक थोड़ा एग्रेसिव है। सबका अलग अलग। इसका मैंने कभी सोचा नहीं दोनों के कंपैरिजन, कभी इतना ऐसा किया नहीं कि मुझे तो राहुल द्रविड़ पसंद है। अगर उनका कोई रहेगा तो ऑलवेज राहुल द्रविड़ पसंद। नो प्रॉब्लम। ये डिफिकल्ट है एक्चुअली। दोनों लेजेंड है यार आप अपने इसमें। अब अगर आप देखोगे, धोनी ने 3 वर्ल्ड कप जीता है, मतलब 2 वर्ल्ड कप जीता है, एक चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते क्या उनके अंदर? गांगुली के अंदर जीते थे एक बार, आई थिंक। हाँ, जीते थे। अश्विन ने लास्ट ओवर डालता अगेंस्ट इंग्लैंड। तो मतलब वो 3 मेजर ट्रॉफी जीते। और टेस्ट मैच भी विराट कोहली आई थिंक सब रिकॉर्ड तोड़ देगा कैप्टनसी के, मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्लोज है टेस्ट में। और वो मतलब जज्बा दिखता है उसके अंदर की, मतलब बहुत एग्रेशन जो होता है, वो हर एक मैच जीतना चाहता है। मतलब ऐसा उसको बुरा लगता है कि कोई अगर मैच हारे। हाँ, और मैंने आई थिंक 4-5 साल पहले ही, कुछ तो 5 साल पहले आई थिंक, जब भी विराट कोहली 30 to 40 सेंचुरीज में थे, वो टाइम मैंने एक बार फेसबुक में कमेंट किया था कि अगर कोई 100 सेंचुरी से मारता है तो सिर्फ विराट कोहली मारेगा। और उसमें मैं मुंबई का प्लेयर हूँ, तो सचिन तेंदुलकर के बहुत सारे फैंस रहते हैं, अरे तो ऐसा कैसा बात करता है सचिन तेंदुलकर। मैं बोला मेरा थॉट्स है, जैसा वो चल रहा है, जो स्पीड में जा रहा है, मुझे लगता है कि अगर करेगा तो वो ही करेगा। Exactly. और अभी कैप्टन भी बन गया, अभी रिकॉर्ड भी वो सब तोड़ देगा रिकॉर्ड कैप्टन। सिर्फ वही एक थोड़ा सा बुरा लगता है कि आरसीबी जीत नहीं पाते, वो बहुत बुरा लगता है। एज मैं भी उनका बड़ा फैन हूँ, तो आरसीबी जितना मतलब देखना चाहता हूँ। डिपेंड रहता है तो कॉम्बिनेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग क्रूशियल टाइम में आपको सपोर्ट भी मिलना चाहिए। बाकी उनका बैटिंग लाइनअप हमेशा से अच्छा ही था। वो लोग स्ट्रगल करते बॉलिंग की। बैंगलोर में हमेशा बैटिंग विकेट, बॉलर जो भी खेलते थे वो लोग स्ट्रगल करते थे। कोई भी बड़ा बॉलर भी था वो भी स्ट्रगल करता था। उनको प्लानिंग में रहता है, प्लानिंग जो अच्छा करता है वो जीतता है हमेशा। एग्जैक्टली वही कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा लगता है यार से भी। अभी इस साल थी मतलब अच्छे फॉर्म में, तो आईपीएल ही सस्पेंड हो गए, पर देखते कि क्या होता है। बट यस, दोनों मतलब जैसे कि आपने बताया कि एमएसडी और विराट दोनों अपनी जगह पे बेस्ट है। सो आई एग्री विद दैट कम्प्लीटली। सो और एक क्वेश्चन है आपको कि मतलब यही, मतलब अगर एक चूज करना हो तो सूर्य कुमार यादव या फिर ईशान किशन? अरे कंपैरिजन मतलब क्या है? कंपैरिजन इन लाइक सूर्य कुमार। यप। हाँ, मेरा अभी हम लोग का रिलेशन अच्छा ही है अभी। तो पहले हम लोग बहुत झगड़ते थे, तो भी सूर्य कुमार, क्योंकि मैंने उसको देखा है। बैट्समैन ऐसा है कि वो वर्ल्ड में, अभी मैं बोलूँ तो वर्ल्ड में नंबर 1 प्लेयर टू स्पिनर्स को वो आराम से किसी को भी खेल सकता है। स्पिनर्स में उससे अच्छा प्लेयर
मैंने देखा नहीं। अभी मतलब 2 साल में पिछले तो मतलब बहुत ही आगे चले गए हैं शायद वो, क्योंकि मतलब जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं अभी के 2 साल, बहुत ही मतलब फाड़ दे रहे हैं, मतलब अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो। यप, सो यप, एग्जैक्टली। राइट राइट। सो ये लास्ट क्वेश्चन था इस रैपिड सेगमेंट का, बट एक एक अगर एडवाइस देना चाहो आप यंगस्टर्स को जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो जिन्होंने स्टार्ट किया है बट बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली वीक बन चुके हैं, तो क्या एडवाइस रहेगी उनके लिए, सारे ये जो एस्पिरेंट्स के लिए और जो इन बिटवीन अपनी जर्नी में है उनके लिए? नहीं, अभी सबसे मेन चीज है कि इंजॉय करना। अगर आप कोई भी चीज इंजॉय नहीं करते तो आप 100% नहीं दे सकते। एग्जैक्ट। जिस दिन आप इंजॉय करते, जैसे कि हम गेम खेलते कौन सा भी तो इंजॉय करते हैं। अगर आपको बोला जाए कि आप भागो सीधा, हम्म। स्प्रिंट मारो, तो हम इंजॉय नहीं करते। तो हम्म। कोई भी चीज आप करोगे आपके अच्छे के लिए समझ के आप इंजॉय करो। मतलब उसमें अगर हार्डवर्क भी रहेगा तो वो शर्माना नहीं चाहिए कि हम्म। हार्डवर्क करना है, मुझे मेरा ये दर्द हो रहा है वो दर्द हो रहा है। अगर आपके अच्छे के लिए है तो वो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा और थोड़ा स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। क्योंकि मैं मेरा मेरा ये रहता है, मेरा मंत्र है कि हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क। Yep. कि बहुत लोग सिर्फ गधा गधा जैसे गधे मजू गधा मजूरी बोलते हैं, सिर्फ हार्डवर्क हम्म। करते हैं, पर गलत, अगर गलत गलत टेक्निक से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप गलत ही सीखोगे। एग्जैक्टली। तो वो गलत है। स्मार्ट वर्क मतलब वही, आपको पहले मालूम होना चाहिए कैसा खेलना है, हम्म। बाद में आप वो हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क इसलिए मैं बोलता हूँ, और वो परसिवरेंस तो है ही कि आपको कंसिस्टेंसी वो सेम चीज बार बार करनी, तब जाके वो आप वो लेवल तक पहुंच सकते हो। एग्जैक्टली, मतलब पहले टेक्निक को समझो, पहले खेल को समझो, उसके बाद ही मतलब एफर्ट्स लगाओ। पहले अगर पहले से ही आपने शॉट्स लगाने सीधा चालू कर दे बिना समझ के कौन से बॉल पे कैसे शॉट्स खेलने हैं, तो बिल्कुल भी आप अटक जाओगे। सो नहीं, कौन सा बिना समझ के कोई खेलने जाएगा तो लगेगा ही नहीं, 10 में से एक बार लगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो लास्ट क्वेश्चन कौस्तुभ आपके लिए, कि व्हाट इज योर अल्टीमेट एम इन योर लाइफ, कि मतलब क्या सोचते हो आप खुद के बारे में, और कहाँ तक आपको जाना है, क्या करना है आपके लाइफ में आगे जाके आपको? देखिए, मेरा तो अल्टीमेट एम तो इंडिया ही है। अभी मैं 30 साल का हूँ तो अभी पता नहीं मुझे मैं खेल पाऊँ कि, तो मेहनत करते रहूंगा, जो भी होता है वो देखा जाएगा। और एकेडमी है तो मेरा गोल भी वही रहेगा कि मेरे एकेडमी से बच्चे इंडिया खेले। एग्जैक्टली, तो मतलब वही, और क्या, नॉर्मल हैप्पी लाइफ जीना है, सबको हैप्पी लाइफ जीना रहता है, पर हैप्पी लाइफ आपको इजीली नहीं मिलती है, आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। पर हर एक ऐसा नहीं कि सबको लगता है कि अगर विराट कोहली खेले तो उसको स्ट्रगल नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता है। वो भी बैड पैच से जाएगा, पर्सनल लाइफ में थोड़े कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, फाइनेंशियली कुछ झटका लग सकता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होते ही सबको रहता है कुछ ना कुछ। तो स्ट्रगल तो सब लोग करते हैं, सिर्फ आप आपके माइंड के ऊपर रहता है, आप कितना कितना उसको कितना कम पॉजिटिवली। कर सकते हो। नेगेटिविटी नेगेटिविटी जो रहती है वो जितना कम कर सकते हो, और पॉजिटिविटी में ध्यान रखते, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे वो चीज अच्छा करने के लिए क्या करना है, वो सब सोचना एग्जैक्टली पड़ता exactly। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जितना बड़ा स्ट्रगल होता है, कहीं ना कहीं उतनी भी ज्यादा सक्सेस मिलती है। देर आएगी बट कहीं ना कहीं मतलब बिल्कुल भी मिल जाती है सब सक्सेस। हार्डवर्क का कोई मतलब बिल्कुल भी आपको फल मिलता है अभी आगे जाके भी। तो वी होप फॉर यू कि मतलब एक दिन आप बिल्कुल भी इंडिया के लिए खेलेंगे। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से मैंने खुद आपकी बैटिंग भी देखी है, आपके शॉट्स देखे, बहुत बेहतरीन, आपने बहुत जगह पे जाके परफॉर्मेंस दी है। रणजी ट्रॉफी की अगर बात की जाए, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिए, या फिर यूके में जाके भी आपने शायद बहुत रन बनाए थे, विकेट्स भी बहुत लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो मतलब आपकी जो जर्नी है, वो तो हम आशा करते हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी आप इंडिया के लिए खेलते नजर आए। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, आगे की जर्नी के लिए। और यहाँ पे आके मेरे साथ यहाँ पे थोड़ा सा इंटरव्यू आप मुझे चांस दिया आपको, आपका इंटरव्यू लेने का, तो इसके लिए मैं आपका बिल्कुल भी शुक्रिया करता हूँ, बिल्कुल भी थैंक यू फॉर दैट। सो यप। है। थैंक्स शुभंकर। यस 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 कौस्तुभ, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। सो मिलेंगे जल्दी। और हाँ दोस्तों, जो भी मतलब एकेडमी लगाना चाहते हो तो बिल्कुल भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, कौस्तुभ पवार क्रिकेट एकेडमी, जो कि खुद मतलब एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है, इंडिया अंडर 23 खेल चुके हैं। उसके साथ इधर सूर्य कुमार यादव, सचिन तेंदुलकर, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ उनका मतलब ऑन एंड ऑफ द फील्ड एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं आपको ये एक्सपीरियंस बेनिफिशियल रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये एकेडमी आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आप ठाणे में रहते हो तो बिल्कुल भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू कौस्तुभ वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।